दोस्तों नमस्कार। ओरा एस्ट्रोनेट में अगेन आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी हम चर्चा ज्योतिष विषय के बारे में करेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास न हो तो उसके बारे में बात करना बेकार होता है। सबसे पहले आपको इसके महत्व का थोड़ा समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। बेसिकली दोस्तों, ज्योतिष जो है ये हमारे वेदों के नेत्र हैं और ये अपने आप में एक शास्त्र है। ज्योतिष ज्योतिवर्ष से निकला है जो हमें आगे की राह दिखाता है। तो ज्योतिष एक इतना बड़ा शास्त्र है, इतना विस्तृत शास्त्र है कि ये हमारी लाइफ के अंदर एक बड़ा अहम रोल रखता है, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम अपने समय आगे के समय में क्या होगा इसके बारे में जानने की हमारी सबकी इच्छा रहती है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि समय के 3 आयाम होते हैं। जैसा कि जो पार्ट बीत चुका, जो था, जो है यानी कि जो चल रहा है और जो होगा। लेकिन हम इनको तीनों को, ये अलग अलग जो आयाम हैं, समय के पट्टे पर अलग करके नहीं दे सकते। ये सब समय के पट्टे के हिसाब से चलते रहते हैं। इसी तरह से ज्योतिष में जो स्टडी पूरे समय की होती है, तो इसलिए हम इन तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो ज्योतिष के अंदर इन तीनों ही चीज़ों का, तीनों ही दृष्टिकोण से अलग अलग अध्ययन होता है, लेकिन पूरा समय का जो पट्टा होता है वो एक ही होता है। उसके 3 पार्ट हैं, जो था, है और होगा। बेसिकली क्या है कि जब तक हमको किसी भी चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उसके ऊपर पूरी तरह से फेथ नहीं कर पाते। इसमें उस सब्जेक्ट की कोई गलती नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अकाउंट्स की ABCD नहीं जानता, उसके हाथ में कोई कंपनी की बैलेंस शीट दे दी जाती है और उसको एनालिसिस करने के लिए कहा जाए तो उसको कुछ नहीं पता, उसके लिए वो पेपर बेकार है। जबकि उसके अंदर कंपनी की पूरी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डिफरेंट तरह के चार्ट्स हैं, डिफरेंट टेबल्स हैं, डिफरेंट उसके अंदर बहुत सारी सूचियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। डेटर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ये कैसे हुआ। लेकिन जो व्यक्ति जानकार होगा, यदि कोई CA है या कोई अकाउंट्स का जानकार है, वो उसको पढ़ के बता देगा कि कंपनी की स्थिति क्या है, ये लॉस कैसे आया, ये ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर ऑपरेशन क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस क्या थे, और अब वो इस साल में क्या हुआ, और आगे को क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। उसी तरह से हमारे जो कर्म हैं, वो 3 तरह के जो कर्म होते हैं, क्रियमाण, 3 तरह के जो कर्म हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध। इन्हीं कर्मों के द्वारा ही हमारे भाग्य का जनरेशन होता है, यानी कि भाग्य भी हमारे कर्म का ही फल है। इसलिए इसलिए ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। ये सब जो है कर्मों का ही फल है, जो हमारा भाग्य बनता है, संचित होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको पिछली बार थोड़ी बेसिक नॉलेज, मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया था, जबकि हमने अपनी यात्रा शुरू की थी न्यूमरोलॉजी से। लेकिन थोड़ा सा जो है इसके बारे में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं बता रहा था। तो पिछली बार मैंने आपको इष्ट देव के बारे में बताया था, पंचमेश के बारे में बताया था। तो आज थोड़ी सी मैं और आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ। जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था, ये हमारा पूरा चार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इसके अंदर जो हम देखते हैं, ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं। इनके 12 ये फिक्स होती हैं, 12 की 12 इसी क्रम में होती हैं, और इनके सब अधिपति ग्रह हैं, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति। और ये 12 राशि, ये हमको याद करनी है, और ये हमको इनके ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का गवर्निंग स्टार क्या है। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ये है। उसके बाद हमारी कुंडली के अंदर कौन कौन से 12 भाव होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, इसलिए समय मैं आपका नहीं लूँगा, और ये आप उसमें देख सकते हैं 12 के 12 भाव। इसके बाद ये जो हमारी राशियाँ होती हैं, इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे ग्रह, जैसे लिखा है मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति, ये जो हमारे 9 ग्रह हैं, इनको हम 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं।
चार ग्रह जो होते हैं हमारे देव ग्रह होते हैं, चार ग्रह हमारे दानव ग्रह होते हैं। चार ग्रह मंगल, चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये एक ही बिरादरी के हैं और ये एक ही बिरादरी के, यानी कि देव ग्रह कहलाते हैं, ये दानव ग्रह कहलाते हैं। ये दोनों आपस में इनका जो है कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं होता। लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जिसकी इनसे भी दोस्ती है और इनसे भी दोस्ती है, एक्सेप्ट मंगल और चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा का छोड़ के बुध की सबसे दोस्ती है। तो ये हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद हमको इनकी ये जो हमारे चार्ट के अंदर जो ग्रह लिखे होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये जो हमारे भाव होते हैं ये साइलेंट होते हैं, इन भावों का नंबर नहीं लिखा होता जन्म पत्री के अंदर, लेकिन उसके अंदर ग्रह लिखे होते हैं, ये नंबर डिनोट करते हैं। जैसे धनु लग्न की जन्म पत्री थी 9 से स्टार्ट हुई, अगर सपोज मिथुन की होगी तो 3 से स्टार्ट होगी, वृष की है तो 2 से स्टार्ट होगी, और कन्या की है 6 से स्टार्ट होगी, मकर की है 10 से स्टार्ट होगी। यहाँ से ये लगन में वो नंबर लिखा होगा, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ पर जो उस हर एक खाने के अंदर कुछ कुछ ग्रह अपना अपना प्लेस किए होते हैं, किस घर में भी जो है बैठे हुए हैं, वे ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं उसको हमें देखना होता है। तो उन ग्रहों की किस घर में प्लेसमेंट है, पहली चीज़ तो ये देखना है। दूसरा, उनकी अपनी अलग अलग दृष्टियाँ होती हैं। अपने घर के अलावा वो उन ग्रहों अपनी दृष्टि के द्वारा उन जिन घरों को देखते हैं, तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर ग्रह जिस घर में बैठेगा उसको इफेक्ट करेगा और उसके सातवें घर को भी इफेक्ट करेगा, यानी कि हर घर की सातवीं दृष्टि होती है। लेकिन गुरु राहु केतु मंगल, गुरु राहु केतु मंगल, इनकी पाँचवीं नौवीं और मंगल की चौथी और आठवीं, ये ग्रह ये दृष्टियाँ एक्स्ट्रा होती हैं, यानी कि ये ग्रह सातवीं दृष्टि के अलावा इन ग्रहों को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुरु अपनी सातवीं दृष्टि को अपने सातवें घर को भी देखेगा, जहाँ बैठा है वहाँ से सातवें घर को देखेगा, प्लस 5th को और 9th को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर जैसे गुरु हम देख रहे हैं कि शुक्र हो गया, चंद्र हो गया, यहाँ पर बृहस्पति गुरु, यानी कि जैसे यहाँ पर बृहस्पति और गुरु इस यहाँ पर प्लेस्ड है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये इसका घर है। 5th और 9th भी इसी का घर है। इस 5th और 9th घर को भी ये देखेगा, वहाँ भी इफेक्ट देगा, यानी कि 1 2 3 4 5 इसको पंचमेश को भी देख रहा है, 7th को देख रहा है, 9th को देख रहा है, 7th 8th 9th और इसको देख रहा है, यानी कि इन 3 घरों को देख रहा है। राहु 7वें को, 5वें को और 9वें को देखेगा, केतु 7वें 5वें और 9वें को देखेगा, मंगल 7वें 4थे और 8वें को देखेगा। तो जब हम कुंडली की एनालिसिस करते हैं तो ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारी दशाएं क्या चल रही हैं, महादशा क्या है, प्रत्युंतर दशा क्या है, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे घर जो हमारे इस पूरी कुंडली में जो 12 घर हैं, इनमें से 3 घर हमारे अच्छे घर होते हैं, जो 5th 7th एंड 9th, जो मैंने आपको उस दिन बताया था। 5th यानी कि पंचमेश, 7th जो हमारे 7th घर होता है पति या पत्नी या पार्टनर का स्थान होता है, 9th जो हमारा भाग्येश होता है। और इनको जो हम अच्छे घर मानते हैं, और बुरे घर जो मानते हैं 6th 8th और 12, 6th 8th एंड 12, इस घर को और इस घर को हम बुरा घर मानते हैं। तो जब हम उसको एनालिसिस करते हैं तो उस हिसाब से उनको देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है भाइयों, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रह देखते हैं अपनी अपनी दृष्टि से, उसका असर क्या होता है। तो ये हर राशि में हर स्टार जो है, हर जो ग्रह है, वो अपना अलग अलग असर दिखाता है। जैसे सपोज मेष के अंदर ये फिक्स है, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फिक्स है, बाकी फिर आपको अपनी अपनी जितनी ज़्यादा स्टडी होगी उसके हिसाब से हम उनके फलादेश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष में सूर्य हमेशा ऊंच का होगा, वृष में चंद्रमा हमेशा ऊंच का होगा, मिथुन में राहु हमेशा ऊंच का होगा, कर्क में हमेशा बृहस्पति ऊंच का होगा, कन्या में बुध हमेशा ऊंच का होगा, तुला में शनि हमेशा ऊंच का होगा, वृश्चिक में केतु ऊंच का होगा, धनु में केतु ऊंच का होगा, मकर में मंगल ऊंच का होगा, मीन में शुक्र ऊंच का होगा। ये सब ऊंच के
रिजल्ट देंगे। यानी कि इन राशियों में अगर ये ग्रह बैठे हैं तो हमेशा ये अच्छा फल देंगे, ऊंच के। लेकिन अगर ये ग्रह बैठे हैं तो ये हमेशा नीच का फल देंगे। जैसे मेष में हमें शनि, वृष में केतु, मिथुन में केतु, कर्क में मंगल, और कन्या में शुक्र, तुला में राहु और शुक्र, वृश्चिक में चंद्र और राहु, धनु में राहु, मकर में बृहस्पति और मीन में बुध। तो ये हमेशा जो हैं खराब रिजल्ट देंगे। तो इसको हमें देखना जरूरी है। इसके अलावा हमें क्या देखना है कि ये इन ग्रहों की डिग्रीज क्या क्या है। ये जो ग्रह बैठे हैं तो इनकी डिग्रीज क्या है। बेसिकली क्या है कि ये ग्रह 30 डिग्री तक के मैक्सिमम इनकी 30 डिग्री होती है। इनमें से 1 से 2 डिग्री में ये जो है बिल्कुल मृत प्राय होते हैं, 2 से 7 डिग्री में बाल्यावस्था में होते हैं, 8 से 14 में किशोर अवस्था में होते हैं, 15 से 21 डिग्री में फुल रिजल्ट देते हैं, 100% रिजल्ट देते हैं, 22 से 26 डिग्री में 25% इनका रिजल्ट आ जाता है, 22 से 28 सॉरी, और 28 से 30 में मृत प्राय स्थिति होती है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ग्रह अगर नीच राशि का है तो हमें उसकी डिग्री देख के एसर्टेन करना है कि ये मृत प्राय अवस्था में तो नहीं है या ये फुल 100% रिजल्ट दे रहा है। तब हमें उसका उपाय वगैरह देखना। तो दोस्तों ये पूरा हमने कुंडली का एनालिसिस बताया, जिसको आप बड़े आराम से समझ करके खुद भी अपनी अपनी कुंडली को देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम अपना जो न्यूमरोलॉजी का क्रम है जो हमारा बीच में छूट गया था, अगली बार से हम उसको शुरू करेंगे। और अगली बार से हम बताएंगे इंडिविजुअल नंबर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ आपको इसका बेनिफिट हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर करें, जिससे कि थोड़ा हौसला अफजाई होती रहती है। और मैं अगली वीडियो आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा न्यूमरोलॉजी पर।